अच्छा, जो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का है। और इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं फोर्सेस में, उसमें बॉडी या तो आपके पास डिस्प्लेस कर रही थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो आपके पास डिफरेंट टाइप की फोर्सेस हमने डिस्कस किया, डिफरेंट एंगल्स के साथ थी और बैलेंस अनबैलेंस थी। तो वहां पर एक चीज कॉमन ये थी कि बॉडी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस हो रही थी। ठीक है, लेकिन इस बार जो अब फोर्सेस के चैप्टर है ये टर्निंग इफेक्ट, यहाँ पर बॉडी एक फिक्स अराउंड के पॉइंट के अराउंड सिर्फ रोटेट करेगी, डिस्प्लेस नहीं करेगी। तो जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है, इस टर्म को हम डिफाइन करते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल्स टू और डिफाइन एज टॉर्क। तो टॉर्क की टर्म यूज की जाती है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के लिए, और जो दूसरी टर्म इसके लिए यूज की जाती है वो मोमेंट की भी की जाएगी। तो अगर कहीं मोमेंट लिखा हो या टॉर्क लिखा हो तो इसका मतलब है वो आपसे टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी पूछ रहा है वहां पर कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो टॉर्क को भी अगर डिफाइन किया जाता है तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस या टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी, तो वो आपके पास टॉर्क होता है, वरना उसके लिए दूसरी टर्म यूज की जाती है मोमेंट की। क्वेश्चंस में मोमेंट का वर्ड यूज किया जाता है तो आप मोमेंट का वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो एक चीज तो ये हो गई। और अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल पहले डिस्कस करें, उसके बाद फिर हम इसका फॉर्मूला और सब चीजें लिखते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास एक डोर की एग्जाम्पल लें यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हमारे पास डोर की एग्जाम्पल है, सीसॉ की एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स रोटेशन में आएंगी यहाँ पर। आप किसी की भी एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पर ये है कि आपके पास नॉर्मली क्या होता है कि अगर डोर की एग्जाम्पल ली जाए तो जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो इसके नॉब पर या इसकी जो लॉक वाली साइड है वहां पर फोर्स अप्लाई की जाती है। और जो दूसरा एंड होता है वहां से ये बिल्कुल फिक्स होता है, वहां से ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता अपनी पोजीशन से। तो एक कॉर्नर से ये आपके पास बिल्कुल फिक्स हो जाता है। ठीक है, और ये जो फिक्स पॉइंट जहां से आपने डोर को फिक्स किया हुआ है, आप इसको फिक्स पॉइंट या इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है पाइवेट पॉइंट, वो यूज कर सकते हो। तो ये जो आपके पास यहाँ पर डोर को हमने फिक्स कर दिया, तो ये इसका फिक्स पॉइंट होगा। और जो इसका सेकंड नेम यूज किया जाता है वो आपके पास है पाइवेट पॉइंट या पाइवेट। तो जिस पॉइंट से इसको फिक्स किया है हमने वो यहाँ पर पाइवेट पॉइंट होगा। ठीक है, अब नॉर्मली जो फोर्स अप्लाई की जाएगी, जनरली यही होता है कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं इसके लॉक पर या हैंडल पर। तो यहाँ पर जो है वो फोर्स अप्लाई होगी, और फोर्स अप्लाई करने के बाद ये डोर या तो आउटसाइड रोटेट करेगा या इनसाइड रोटेट करेगा। ठीक है, मतलब जिस तरह कॉपी आपके पास जर्नल का पेज हो और आप उसको रोटेट करते हो तो वो एक फिक्स, एक साइड उसकी बिल्कुल फिक्स होती है जर्नल के साथ, और सेकंड साइड जो है वहां से आप उसे इजीली रोटेट कर रहे होते हो फिक्स पॉइंट के अराउंड। तो सेम केस यहाँ पे डोर के साथ होगा, वो एक पॉइंट पर फिक्स है और दूसरे पॉइंट पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके पास रोटेट कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे फोर्स का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, फिक्स पॉइंट भी समझ आ गया। ठीक है, इसमें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होगी जो अब तक किसी भी एग्जाम्पल में डिस्कस नहीं की हमने। वो आपके पास टर्म ये है कि एक आपके पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी जो लाइन ऑफ एक्शन है आपका,
और जो फिक्स पॉइंट यानी पाइवट पॉइंट है, तो ये टोटल डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और इस डिस्टेंस को आप डिफाइन करते हो मोमेंट आर्म से। नॉर्मल जो है हम इसको लेंथ लिखते थे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका केस डिफरेंट इस तरह से कि ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से लेकर और जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रही है उसके बीच में होगा। तो इसलिए इसका नाम मोमेंट आर्म, थोड़ा सा डिफरेंट टर्म इसके लिए यूज किया ताकि जब मोमेंट आर्म का वर्ड यूज किया जाए तो हमारे माइंड में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि वहां पर हम टर्निंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे। ठीक है। और अब अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें और इन टर्म्स को डिफाइन करें, तो आपके पास टर्म्स और फॉर्मूला इस तरह से होगा इसका। तो फॉर्मूला इसका डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो सिंबल यूज होता है टॉर्क का या मोमेंट का, तो ये वाला जो सिंबल है स्टार्ट में, जो कि इन्वर्टेड जे की तरह बना है, ये वाला सिंबल जो है वो टॉर्क यानी टर्निंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, या आप इसको मोमेंट के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों टर्म्स यूज की जाती है इस सिंबल के लिए। ठीक है। और एफ जो है वो नॉर्मल आपके पास फोर्स होगी, और डी जो है वो मोमेंट आर्म होगा, जो कि आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राम में मार्क किए हुए। और अगर हम मोमेंट आर्म को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, तो मोमेंट आर्म को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाइवेट, बिटवीन पाइवेट पॉइंट, या पाइवेट सिर्फ लिख सकते हो आप, एंड लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, पाइवेट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन। अब परपेंडिकुलर इसलिए लिखा कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स या तो आपके पास इस पे आउटसाइड द पेज या आउट ऑफ द पेपर अप्लाई होगी, मतलब ये फोर्स जेड एक्सिस पे होगी। क्योंकि अगर आप लेट सपोज इसको कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, डोर, और ये इसी पोजीशन में डोर फिक्स हो, तो जब ये ओपन होगा तो या तो ये स्क्रीन से बाहर की तरफ रोटेट करेगा या स्क्रीन की बैक साइड पे रोटेट करेगा, इनसाइड। ठीक है। जिस तरह रूम्स में होता है कि रूम्स में या तो इनसाइड खुलता है दरवाजा या बाहर की तरफ, तो ये वाई एक्सिस पर नहीं होगा, ये बेसिकली जेड एक्सिस पर है। तो ये जो डॉटेड लाइंस आपके पास ड्रॉ किए, तो ये आपके पास या तो इनटू द पेज होगा या आउट ऑफ द पेज। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जेड एक्सिस। और ये जो डी वाला डिस्टेंस होगा मोमेंट आर्म, तो ये इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री आपको दिख रहा है कि अब वो बन गया होगा कि वो 90 डिग्री बन रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा है। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? तो ये जेड एक्सिस पर हमारे पास रोटेशन होगी, तो इस वजह से हम यहाँ पर इसे परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं। और 90 डिग्री यहाँ पे भी क्लियर बन रहा है आपको, बस ये आपने याद रखना है कि वो जेड एक्सिस पर था। अच्छा, अब ये तो इसका फॉर्मूला हो गया और एक्सप्लेनेशन हो गई। इसी तरह से सीसॉ की भी एग्जांपल अभी देखेंगे, वहां पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो सेम रूल को। उसके बाद अगर इसका यूनिट अगर लिखें, तो ऐसा यूनिट आपके पास ये होगा। अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए तो फोर्स और मोमेंट आर्म है। ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन,
और मोमेंट आर्म के लिए हम यूज करेंगे क्योंकि वो है तो डिस्टेंस सिंपल सा डी, तो उसका मीटर ही होगा। तो ऐसा यूनिट जो आप इस टॉर्क या मोमेंट के लिए लिखोगे वो आपके पास होगा न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपके पास इसका ऐसा यूनिट हो गया सिंपल सा। क्योंकि जो बेसिक क्वांटिटीज अब आपके पास आती जा रही है उनके यूनिट्स आपको याद होंगे, तो उनको बस आपने कंबाइन करके उनका ऐसा यूनिट्स बनाने। अच्छा, यहाँ तक इसका फॉर्मूला हो गया और इसकी टर्म्स हो गई। मोमेंट आर्म को हमने डिफाइन कर लिया और फॉर्मूला आ गया और इसका ऐसा यूनिट आ गया। ठीक है, और अगर इसकी और एग्जांपल्स की बात की जाए, अगर हम इसकी एग्जांपल्स को लिस्ट डाउन करें तो और क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? कोई और एग्जांपल माइंड में आ रही है इससे रिलेटेड, जहाँ पे भी टर्निंग इफेक्ट हम यूज करते हो? आपके पास स्पैनर की एग्जांपल होती है, जब हम नट को टाइट या लूज करने के लिए यूज करते हैं। तो स्पैनर्स की एग्जांपल भी टर्निंग इफेक्ट में, उसमें आप बोल्ट को टाइट या लूज करने के लिए जब यूज करते हो स्पैनर, तो वो एग्जाम्पल भी आपके पास टर्निंग इफेक्ट में आती है। उसके अलावा सी सॉ की जो एग्जाम्पल है, तो सी सॉ की एग्जाम्पल को भी हम टॉर्क में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, नट क्रैकर है, प्लायर्स हैं। तो ये सारी एग्जाम्पल्स जो है वो आपके पास टर्निंग इफेक्ट का पार्ट होंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ तक बेसिक। और इसके बाद अगर इसको और डिटेल में डिस्कस करें हम, तो इसमें डिटेल पॉइंट्स आपके पास ये होंगे कि अगर आपके पास यहाँ पर एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हो, यहाँ तो हमने एक ही फोर्स को ड्रॉ किया है। यहाँ पर अगर हम एक से ज्यादा फोर्सेस को ऐड करते हैं, लेट सपोज दो या दो से ज्यादा फोर्सेस को हम ऐड करते हैं, तो पहले हम एक सीसॉ की एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, और फिर ट्राई करते हैं कि वहां पर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अगर मोर देन वन और ग्रेटर फोर्सेस एक्ट कर रही हूँ एक सिंगल बॉडी पर। अब लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास सीसॉ है और उसके साथ ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर जो बॉडीज हमने प्लेस की हैं, एक बॉडी यहाँ प्लेस की हमने, ठीक है, और सेकंड बॉडी को यहाँ प्लेस किया। तो इन दोनों का जो है वो आपके पास कोई ना कोई मास होगा, इनका कोई ना कोई वेट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो दो फोर्सेस हो गई। ठीक है, हम इन्हें मार्क करते हैं अगर एज अ फोर्स। तो एक बॉडी की फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगी डाउनवर्ड, और सेकंड बॉडी की भी फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगी डाउनवर्ड। और यहाँ पर आप पाइवट पॉइंट से लेकर जो लाइन ऑफ एक्शन, यानी जहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है, वो डिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो कहाँ होगा? अच्छा, अब यहाँ पर जो आपके पास मोमेंट आर्म होगा, मोमेंट आर्म हम इसके सेंटर से मार्क करेंगे। और वो सेंटर से मार्क इस तरह से होगा कि ये आपके पास इसका पाइवट पॉइंट है। ठीक है, और इस पाइवट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस यहाँ पर होगा राइट पर, वो एक बॉडी का डिस्टेंस हो जाएगा मोमेंट आर्म। और इसके लेफ्ट पर अगर हम जाएंगे तो वो आपके पास
सेकंड बॉडी का मोमेंट आर्म हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास जो है वो, अगर एक बॉडी से ज्यादा हम इंक्रीज करते हैं तो आपके पास ये वैल्यूज टॉर्क की आ जाएंगी या मोमेंट की आएंगी। अब उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अब हमें यहाँ टॉर्क तो पता चल गया, लेकिन अब हमने उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता। ठीक है, क्योंकि डोर की एग्जांपल में तो सिर्फ एक ही टॉर्क था, एक ही मोमेंट था। यहाँ पर हमारे पास दो मोमेंट्स बनेंगे, एक राइट पर और एक लेफ्ट पर। तो यहाँ पर अब हमें उन्हें ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, या हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपके पास एक प्रिंसिपल बनाया, प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल और या आप उसको लॉ कह लो, तो उससे रिलेटेड जो है वो आप सारी वैल्यूज को सॉल्व करके, सारी वैल्यूज को यूज करके आप फाइनल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो वो हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। ओके, तो अब वो प्रिंसिपल हम डिस्कस कर लेते हैं। वो प्रिंसिपल से पहले अगर हम एक डेफिनेशन और लिखें, आपके पास एक टर्म यूज की जाती है इक्विलिब्रियम की। एक आपके पास टर्म यूज होगी इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये होता है कि लेट सपोज अगर बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रही हो, ठीक है, जिस तरह से ये एग्जांपल थी, इस पे बॉडी पर फोर्स भी अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड दोनों साइड पर, और बॉडी रोटेट भी कर रही है, मतलब सीसॉ पे फोर्स भी अप्लाई हो रही है और सीसॉ रोटेट भी कर रहा है। तो आपके पास जब रोटेशन और फोर्सेस बॉडी पर अप्लाई हो रही हो, लेकिन उसके सारी फोर्सेस अप्लाई होने के बाद भी जो बॉडी के रोटेशन और फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस इस तरह से कर ले कि बॉडी किसी भी डायरेक्शन में ना मूव कर रही हो और किसी भी डायरेक्शन में रोटेट ना कर रही हो। तो इसमें ये होगा आपके पास कि जब बॉडी रोटेट या मूव नहीं कर रही होगी तो बॉडी कंप्लीट रेस्ट में आएगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर ये होगा कि इक्विलिब्रियम को अगर हम दो तरह से डिफाइन कर लें, क्योंकि इसकी दो कंडीशंस होती है बेसिकली। तो आपके पास अगर हम इसको फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। तो जितनी भी फोर्सेस बॉडी पर एक्ट कर रही हैं उनका सम जीरो होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये होती है आपके पास कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स या मोमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम यानी एक तरह से कंप्लीट रेस्ट स्टेट में तब होती है जब उस पे सारी फोर्सेस एक्ट जो कर रही हैं और जो टॉर्क एक्ट कर रहे हैं उन सब का सम जीरो हो जाए। ठीक है, ना तो बॉडी मूव कर सके, ना बॉडी आपके पास रोटेट कर सके। तो उस कंडीशन में आपके पास बॉडी को आप कहते हो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। अब जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हम डिफाइन कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये है। तो हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आपको ये डिफाइन करता है कि अगर हमारे पास बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है
तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट in an equilibrium state, clockwise rotation will be equal to एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे वो अभी हम सीसॉ की एग्जांपल पे पहले चेक करते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमारे पास दो फोर्सेस अप्लाई हो रही थी और वहां पे हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। और फिर हम उसकी एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर आप पहले राइट हैंड साइड पर देखो, तो अगर हम पहले इस एंड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जब फोर्स अप्लाई होगी डाउनवर्ड, ये जो F1 की फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड अप्लाई होगी, तो आपके पास सीसॉ किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि यहाँ से सीसॉ डाउनवर्ड रोटेट करेगा एक तरह से, ठीक है, तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। जी। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पर क्योंकि रोटेशन अगर आप क्लॉक के साथ मैच करके देखो तो वो आपकी रोटेशन क्लॉकवाइज है। और दूसरे एंड अच्छा। पे, जी, ओके, ओके, ठीक है सर, समझ आ गया। और सेकंड अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड पर, तो वहां पर जो फोर्स है वो भी डाउनवर्ड है, तो वहां से भी जो रोटेशन होगी वो डिफरेंट हो जाएगी अब थोड़ी सी। और अगर आप उसको एरो ड्रॉ करके देखो तो वो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है। ठीक है, आप क्लॉक को सामने रख के जी। चेक कर लो, तो सेंटर में अगर लेट सपोज यहाँ 12 होता क्लॉक का, तो अगर हम यहाँ 12 से राइट पर जाएंगे तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट से जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का हो गया। और ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा जो है वो दोनों एंड पे अलग अलग रोटेशन हो। अगर मैं फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई कर देता लेफ्ट पर, तो आपके पास दोनों रोटेशन ही सेम हो जाती। ठीक है, तो डिपेंड ठीक है करता है आपके पास ये कि क्वेश्चन में सिचुएशन किस तरह से गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है। अब जिस तरह लेट सपोज एक क्वेश्चन आपके पास हो कि एक ब्लॉक के साथ हमने रॉड को फिक्स किया और वो रॉड आपके पास यहाँ से पास हो रही है, और इसके फोर्सेस को हम मार्क कर लेते हैं। अब लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया, इसका कोई ना कोई फोर्स होगी। और एक और ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रखते हैं, इसकी भी कोई ना कोई फोर्स होगी, वो भी हम चेक कर लेते हैं। और इसके बाद ये तो हमारा पाइवट पॉइंट होगा, इनकी मार्किंग कर लेते हैं अब। तो ये वाली जो बॉडी होगी इसकी जो फोर्स होगी, लेट सपोज वो गिवन है आपके पास 40 न्यूटन, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी फोर्स गिवन है 20 न्यूटन। और जो इनका डिस्टेंस मार्क करना है हमने, वो डिस्टेंस इस तरह से गिवन है कि ये इसका पाइवट पॉइंट है, ये सेंटर से फिक्स है तो ये इसका पाइवट पॉइंट आ गया। और यहाँ से जो डिस्टेंस गिवन है आपके पास, वो डिस्टेंस ये गिवन है
ये मार्क होगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और ये वाला मार्क होगा 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अब हम एक और फोर्स ऐड करेंगे, और वो फोर्स अप्लाई होगी आपके पास यहाँ इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इसको हम लिख रहे हैं सिर्फ एफ। ये है आपके पास अननोन। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस गिवन है, लेट सपोज यहाँ इस पॉइंट से 2 cm। अब आपने कैलकुलेट करना है इसमें एफ को। ठीक है, अब आप एफ जो कैलकुलेट करोगे वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की एग्जांपल को यूज करते हुए करोगे। अच्छा, और एक चीज और याद रखना कि हमारे पास जो टॉर्क या मोमेंट का फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। तो अगर उसमें आपके पास फोर्स आपको कम अप्लाई करनी है तो आप अपना मोमेंट आर्म बढ़ा लो। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर फोर्स को अपने शॉर्ट करना हो, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखो तो उसमें दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अगर आप अपनी फोर्स को शॉर्ट रखना चाहते हो तो आप मोमेंट आर्म इंक्रीज कर लो। जिस तरह आपने देखा होगा कि जब, अगर आपने पंचर की साइड देखा हो कि जब कार को पंचर जो है वो रिपेयर किया जाता है, तो टायर को ओपन करने के लिए पहले नॉर्मल स्पैनर यूज किया जाता है, और अगर नॉर्मल स्पैनर से वो नट लूज नहीं होता तो उसमें एक एक्स्ट्रा रॉड रख के और फिर उसे जो है वो रोटेट किया जाता है। ठीक है, तो उसका रीजन ये होता है कि आपके पास अगर मोमेंट आर्म इंक्रीज हो जाए तो आपको फोर्स कम लगानी पड़ती है। हमने जो डोर की एग्जांपल डिस्कस की थी, उसमें डोर के लॉक पे इसलिए फोर्स अप्लाई की जाती है क्योंकि वहां से फोर्स लगाना आपके लिए इजी होता है। वहां से हम कम फोर्स अप्लाई करके डोर को रोटेट कर सकते हैं। अगर वही फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई करते इस पॉइंट पर, तो डोर को ओपन करने पे आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना कि अगर हम किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो बस ये एक आइडिया देना था ताकि आपको याद रहे कि अगर हम मोमेंट आर्म बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है हमारी एफर्ट कम हो जाएगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर हमने सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ फोर्सेस पता होनी चाहिए, यहाँ पर कितनी है, टोटल कितनी फोर्सेस है। हम मार्किंग कर लेते हैं, मार्किंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है कि पहले उसे लिखना है बाद में इसे लिखना है। मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया अगर, तो मेरे पास एक फोर्स ये रही, और सेकंड फोर्स ये है, थर्ड वाली जो है वो अननोन है। तो टोटल 3 फोर्सेस हैं। और उसके बाद अगर उनके मोमेंट आर्म्स देखे जाएं तो मोमेंट आर्म तो गिवन है, वो तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें से रोटेशंस कैसे होंगी। पहले F1 की रोटेशन बताओ। जो F1 फोर्स है लेफ्ट हैंड साइड पर, उसकी रोटेशन कैसे होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। पक्की बात है। तो क्योंकि वो फोर्स टू 40 न्यूटन है ना, तो ग्रेटर है। अच्छा, आपने उसे F1 लिखा है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, नंबर्स की इसमें चॉइस होती है, नंबर्स का कोई मसला नहीं है, आप F1 F2 किसे मार्क कर रहे हो। अच्छा देखो, मैंने F1 20 को लिखा है, तो जरा 20 न्यूटन की डायरेक्शन बताओ क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक मतलब 40 न्यूटन को कंसिडर करो या नहीं? देखो, अगर आपने अपने सॉल्यूशन में 40 को F1 कंसिडर किया, आपकी चॉइस है, कोई गलत नहीं नहीं है। नहीं सर, उसे F2 ही मैंने कंसिडर किया है, लेकिन देखिए उस साइड पे ना, तो वो उसका जो फोर्स है वो ज्यादा F1 से है, तो उसकी वजह से जो 20 न्यूटन है वो उसकी डायरेक्शन में जाएगा, तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। हाँ नहीं, अभी हमने देखो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाते हैं ना, यहाँ पे टर्म यूज होती है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, और इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ये रॉड अभी बैलेंस है। ठीक है, मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखी, लेनी क्वेश्चंस में आपके पास स्टेटमेंट्स देखोगे तो उसमें ये लिखा होता है कि
रॉड जो है वो बैलेंस है। तो अब ये जो सही। एक्स्ट्रा फोर्स लगी है वो क्वेश्चन मार्क इसलिए कि हम कितनी फोर्स अप्लाई करें उसे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपकी वाली बात सही है कि 14 न्यूटन वहां ज्यादा है तो ये उस साइड पर रोटेट हो हाँ, जाएगा। तो उसको बैलेंस सही करने सही। के लिए हमने अननोन फोर्स रखी है वहां पर, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर F1 की साइड से देखें तो F1 की साइड रोटेशन होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है। जी। ठीक है, तो एक रोटेशन आ गई एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम F2 को चेक करें तो F2 की रोटेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज। वो क्लॉकवाइज है। और अगर हम F1 को मार्क करें, अब F1 में आप डायरेक्शन देखो अपर डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोटेशन होगी वो ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, वो डायरेक्शन यहाँ होगी, क्योंकि ये रॉड को ऊपर की तरफ रोटेट करवा रहा है अपर डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो दो रोटेशंस क्लॉकवाइज, दो रोटेशंस एंटी क्लॉकवाइज आ रही है और एक रोटेशन क्लॉकवाइज आ रही है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर किसी को? अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है फिर हम फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर कंफ्यूजन है रोटेशन में तो वो अभी पूछ लेना, वरना फिर बाद में कंफ्यूजन होगा ये किस तरह से सॉल्व हुआ। ठीक है, नहीं है कंफ्यूजन तो हम कंटिन्यू करते हैं फिर इसको। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज को हमने सॉल्व करना है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर क्लॉकवाइज वाली वैल्यूज को लिखेंगे और हम राइट हैंड साइड पर काउंटर या एंटी क्लॉकवाइज वाली वैल्यूज को मेंशन करेंगे। अच्छा, अब क्लॉकवाइज पे अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज जो मोमेंट बन रहा था वो सिर्फ ये वाला है। ठीक है, तो 2 वाली जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज बना रही है, तो इसका जो मोमेंट होगा, इसका जो टॉर्क होगा, उसको हम लिख सकते हैं टॉर्क 2। और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम देखें तो F1 भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और F भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप चेक कर लो कि किस तरह से कहाँ मार्क किया है। उसमें कोई कंफ्यूजन अगर हो तो वो आप पूछो, वरना फिर इसकी बस कैलकुलेशन रह जाएगी। बाकी बाकी तो पार्ट सिंपल है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब इनके हमने फॉर्मूलाज को एक्सपेंड करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आपके पास यहाँ पर F2 मल्टीप्लाई बाई D2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे F1 मल्टीप्लाई बाई D1 और लास्ट में F मल्टीप्लाई बाई D। अब इनके मोमेंट आर्म और फोर्सेस की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, फिर इसका हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट इस तरह से करेंगे कि F2 कितना गिवन है 40 और उसका मोमेंट आर्म कितना गिवन है 10। F1 की वैल्यू कितनी गिवन है 20 और इसका मोमेंट आर्म कितना गिवन है 2 प्लस F की वैल्यू अननोन है और इसका मोमेंट आर्म गिवन कितना है 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अगर हम लास्ट अननोन फोर्स का मोमेंट आर्म लिखें तो उसका मोमेंट आर्म कितना गिवन है, मोमेंट आर्म बताओ लास्ट फोर्स का आपके पास जो अननोन आपने कैलकुलेट करनी है, डायग्राम में मेंशन है। 2 होएगा, आई थिंक 2 या 12 होएगा। अच्छा, अब देखो मोमेंट आर्म, हाँ मोमेंट आर्म का कॉन्सेप्ट ये था
कि आप पाइवट पॉइंट से लेकर लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस मेजर करते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो पाइवट पॉइंट से लेकर जो लाइन ऑफ एक्शन तक का डिस्टेंस है वो 10 + 12 है, तो वो टोटल कंबाइन होकर यहाँ पर आएगा 12। ठीक है, फाइनल वैल्यू जो यहाँ पर होगी हमारे पास, तो फाइनल वैल्यू को अगर हम चेक करते हैं तो 40 को 10 से मल्टीप्लाई करना है आपने, 400 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर 400 इज इक्वल्स टू, अच्छा एक आंसर आया है 30। ठीक है, चेक करते हैं। और आपने 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर ये 40 होगा, और प्लस 12f एज इट इज होगा, क्योंकि अभी उसमें f अननोन है तो हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। 40 को यहाँ पर माइनस करना है क्योंकि 40 वहाँ पर ऐड हो रहा है, तो 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये 360 हो जाएगा, और 360 को आपने 12 से डिवाइड करना है, तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 30। ठीक है, आंसर ठीक था, बिल्कुल जबरदस्त, 30 आंसर आएगा आपके पास। और इसका यूनिट आप लिखोगे न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका फाइनल कंक्लूजन हो गया, सिंपल सा। और आप किसी भी एप्लीकेशन पे इसको अप्लाई करके ये कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी क्लास के बाद सेंड कर दूंगा आपको, वरना आपकी जो बुकलेट सेंड की है आपको पीडीएफ की, उसमें भी आपके पास ये क्वेश्चंस कंबाइन है, तो वहां से भी आप इनके क्वेश्चंस को चेक करके और सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का टॉपिक। ठीक है, जिसमें रोटेशन इन्वॉल्व थी, और यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि अगर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट करती है तो बॉडी पर फाइनल इफेक्ट क्या होगा। अच्छा, इसके बाद बस एक छोटा सा टॉपिक और है इसी के साथ, वो है आपके पास सेंटर ऑफ मास, या आप उसे कह लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नॉर्मली ये होता है कि बॉडीज में आपके पास सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर होता है, डिपेंड करता है उनकी फॉर्मेशन पे, और उसकी हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि वो कितना स्टेबल होगा, कितना अनस्टेबल होगा। ये सब चीज़ें जो है वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि वो सिंगल पॉइंट जहाँ पे बॉडी का मैक्सिमम मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा हो, तो सिंपल से इसको आप डिफाइन करते हो, अ पॉइंट एट विच whole mass of a body concentrates ठीक है, तो वो आपके पास उस पॉइंट की हम बात करेंगे जहाँ पे बॉडी का तकरीबन सारा मास कंसंट्रेट कर रहा हो, जिस तरह वो एटम का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम कहते हैं कि सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होगा, क्योंकि उसका मेजॉरिटी 99% मास वहीं कंसंट्रेट कर रहा होता है सेंटर में। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अप्लाई होता है। और इसमें फिर ये है कि अगर हमारे पास कुछ रेगुलर शेप्स होते हैं, लेट सपोज अगर हम रेगुलर शेप्स की एग्जांपल लिखें यहाँ पर, तो रेगुलर शेप में आपके पास स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब हमारे पास रेगुलर शेप्स हैं। तो इन रेगुलर शेप्स में होता ये है कि आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर में ही होता है ऑलमोस्ट। सेंटर में होने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे एक स्क्वायर की एग्जांपल लो, ठीक है, उसके अलावा अगर हमारे पास ट्राइंगल की एग्जांपल हो, ठीक है, रेक्टेंगल की एग्जांपल हो,
तो इन सब ऑब्जेक्ट्स में आपके पास एक चीज ये होता है कि यहाँ पर सारी शेप्स यूनिफॉर्म है, तो हम इजिली इनका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और वो सेंटर कैसे फाइंड आउट होता है कि आप सिंपल यहाँ पे डायगनल्स मार्क कर लो। ठीक है, जिस तरह स्क्वायर में आपने यहाँ पे डायगनल मार्क किया है और दूसरे एंड से डायगनल मार्क किया, तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से ट्राइंगल में भी आपके पास ये है कि आप बाइसेक्टर्स बना दो यहाँ से तीनों वर्टाइसेस से, तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। ठीक है, सेम जो है वो रेक्टेंगल के लिए भी डायगोनल सेंटर में आएगा। ठीक है, क्लियर है? ये तो हो गया रेगुलर शेप्स के लिए। और अगर इरेगुलर शेप हो, ठीक है, लेट सपोज अगर हमारे पास इरेगुलर शेप की अगर हम एग्जांपल लें, तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन हो गई आपके पास रेगुलर शेप्स। और अगर कोई इरेगुलर शेप्स की बात करता है, और मैं एक इरेगुलर शेप को अगर ड्रॉ करता हूँ, तो लेट सपोज आपके पास एक कार्डबोर्ड है, उसकी रफ कटिंग करके हमने उसे कुछ इस शेप में बना दिया। ठीक है, एक कार्डबोर्ड का पीस है, उसकी शेप इस तरह से रफ है, और यहाँ पर हमने जो है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट इस तरह से किया जाता है कि आपके पास एक आयरन स्टैंड, या अगर आयरन स्टैंड ना भी हो तो हम वॉल में इसको नेल के साथ फिक्स कर सकते हैं, और उसके साथ एक हमारे पास थ्रेड और एक पॉइंटर होना चाहिए मेटेलिक। और इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं फिजिकल, ये बेसिकली ओरिएंटेशन या ये सेटअप बनता किस तरह से, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस सेटअप की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखो कि ये भी इरेगुलर शेप है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है हैंग लैमिना फ्रॉम अ पॉइंट। अब ये जो सारी मार्किंग की हुई है यहाँ पर, आपने देखो एक पॉइंट से इसको हैंग किया, और ये आपके पास लैमिना होगा जो पॉइंटर जो मैंने लिखा था, क्योंकि हम जब इसको थ्रेड के साथ यूज करते हैं तो फिर ये लैमिना की टर्म यूज होगी इसके लिए। और इसमें ये होता है कि अलग अलग कॉर्नर पॉइंट से हम इसे मार्क करते हैं, यहाँ से हैंग किया, यहाँ से हैंग किया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से आप इसे हैंग करके रेगुलर, और फाइनल में आपके पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा सब जगह। अब देखो मैं इस लाइन को इससे कनेक्ट करूंगा, ठीक है, ये वाली लाइन नीचे वाले से कनेक्ट होगी, तो आपके पास देखो ऑलमोस्ट इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। ये एक पॉइंट यहाँ पर इसको कनेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है आपके पास इरेगुलर शेप के लिए कि उसका आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करते हो। ठीक है, क्लियर है? तो कैलकुलेट करने को नहीं आता हमारे पास, क्योंकि पेपर में हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, हमें भी पता है, क्योंकि हमारे पास फिजिकल स्टेट में नहीं होगा पूरा सेटअप। तो बस एक आइडिया होना चाहिए आपको कि आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो और किसको कैलकुलेट कर रहे हो। हम इसके डिफरेंट पॉइंट्स में इसे हैंग करते हैं, जो भी हमें कॉर्नर पॉइंट दिख रहा होगा हम इसे वहां से हैंग करके और लेमिना की हेल्प से इसकी मार्किंग करके और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर बात आती है स्टेबिलिटी की कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना स्टेबल है, तो जो स्टेबिलिटी के फैक्टर होते हैं, कि बॉडी कितना स्टेबल है उसके फैक्टर्स आपके पास ये होंगे कि सबसे पहली बात तो ये
कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास जितना ग्राउंड के क्लोज होगा, जितना बेस के क्लोज होगा, उतनी बॉडी स्टेबल होगी। ठीक है, तो मैं इसके आगे अगर लिख दूं क्लोज टू द बेस, तो बेस के आप जितना क्लोज उसका सेंटर ऑफ मास लोगे, उतना आपके पास जो है वो बॉडी स्टेबल होगी। ठीक है, और सेकंड फैक्टर अगर हम यहाँ पर लिखें, तो एक चीज मैटर करती है वहां पर, उसकी हाइट, कि हाइट से कितना सेंटर ऑफ मास चेंज होता है वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा उसका बेस, कि आपके पास बेस कितनी बड़ी है आपके ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अगर आप ट्राइंगल की एग्जांपल लो या कोन की एग्जांपल लो, कोन को आप टिप के पॉइंट से अगर वहां पे स्टैंड करने की कोशिश करो, तो वहां पे वो टिप पर इसलिए नहीं रेस्ट में आती क्योंकि उसका बेस बहुत शॉर्ट है और उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट उसके डाउनवर्ड सेट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास बेस इंपॉर्टेंट होती है। और तीसरा जो है वो उसकी हाइट आ गई। तो इन तीनों फैक्टर्स पे जो है वो हम फाइंड आउट करके देखते हैं कि बॉडी कितनी स्टेबल होगी और कितनी अनस्टेबल होगी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, और एग्जांपल में ये हो आपके पास कि लेट्स सपोज यहाँ पर बेस गिवन है, और ये भी बेस है, ग्राउंड लेवल है बिल्कुल। आपने देखा होगा जो फार्मूला वन की कार्स होती हैं वो फास्ट मूविंग होती है, और उनको इतना लो हाइट इसलिए बनाया जाता है कि उनका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के क्लोज हो जाता है, तो वो अनस्टेबल इतना जल्दी नहीं होती इतना फास्ट स्पीड पे। अगर डबल डेकर बस हो, डबल डेकर बस इतनी फास्ट स्पीड में टर्न ले किसी शार्प कॉर्नर पे, तो वो तो आपके पास अनस्टेबल हो जाए क्योंकि उसकी हाइट इतनी ज्यादा होती है कि इसको बैलेंस करना ही मुश्किल होता है। तो अगर आपके पास ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा है कि जिसकी बेस इस फॉर्म में, और एक और ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसको आपने और ज्यादा टिल्टेड फॉर्म में रखा, लेकिन उसकी बेस बहुत शॉर्ट है। ठीक है, और अगर हम इस पे मार्क करें इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट सेंटर में ही होगा क्योंकि शेप आपके पास यूनिफॉर्म है, तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेंटर में ही होना चाहिए। अच्छा, अब इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो इसका भी सेंटर में है और इसका भी सेंटर में है। ठीक है, अब यहाँ से आप बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड बनाते हो, तो ये यहाँ पर होगा, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इसके इस एंड पर होगा। ठीक है, तो जब तक आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास आपकी बेस के अंडर है, तो कार या आपके पास ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी हाइट बहुत बड़ी होती, ठीक है, लेट सपोज अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करूँ और उसकी हाइट हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें, ठीक है, ये आपके पास एक और ऑब्जेक्ट आ गया और इसकी हाइट बाकी के कंपैरिजन में हमने बहुत ज्यादा रखी है। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा शिफ्ट। ठीक है, क्योंकि इस पे भी डायगोनल बनाकर हम देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है बिल्कुल, तो अब आप इसमें देखो कि ये कहाँ से पास हो रहा है, ये ऑलमोस्ट इसकी बेस के कॉर्नर पे है। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं होगी, ये बॉक्स कभी भी अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, और वन और थ्री जो है वो मोस्ट स्टेबल है।
क्योंकि उनका सेंटर ऑफ मास उनके अभी भी बेस के अंडर है, वो बैलेंस इजीली हो जाएंगे। लेकिन जो नंबर 2 वाली एग्जांपल है, वो नंबर 2 आपके पास लीस्ट स्टेबल है। वो कभी भी आपके पास, बल्कि ऑलमोस्ट वो अनस्टेबल हो चुका है कॉर्नर पे, थोड़ा सा बस वो ऑल टिल्ट होगा तो वो आपके पास डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये आपके पास लीस्ट बैलेंस है, और बाकी 1 और 3 जो है वो आपके पास स्टेबल है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?